हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं वंदना मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल वीएमसी द लर्निंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रबंध के कार्य के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया कई कार्यों का समूह होता है। तो प्रबंध भी कई कार्यों का समूह है, यानी कि प्रबंध में जो कार्य संपादित किए जाते हैं उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रबंध के कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रबंध के कार्य होते हैं दो प्रकार के। पहला है प्राथमिक कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत जो कार्य निष्पादित किए जाते हैं वे है नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एवं नियंत्रण। और सहायक कार्य के अंतर्गत जो कार्य आते हैं वे है संदेशवाहन, निर्णयन, नवप्रवर्तन एवं बोध कार्य। तो शुरुआत करते हैं हम प्रबंध के प्राथमिक कार्य से, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नियोजन की, जो प्रबंध का प्रथम कार्य है। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। नियोजन का शाब्दिक अर्थ है कि किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किन साधनों व किसके द्वारा करना है, इन सभी सवालों का शुरुआत में ही निर्धारण कर लेना नियोजन कहलाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, अगर उसे कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए वो पहले ही से ही कार्यक्रम तैयार कर लेता है, नीतियाँ बना लेता है कि उससे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब सोच लेना ही नियोजन कहलाता है। यानी कि कल जो कार्य हमें करना है उसका निर्धारण आज ही कर लेना, उसके कार्यक्रम के बारे में आज ही रूपरेखा बना लेना नियोजन यानी प्लानिंग कहलाता है। इसके संबंध में आर्नोल्ड टॉयनबी, जो एक अंग्रेज़ दार्शनिक और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य का यह एक लक्षण है कि वह योजना बनाता है। यानी कि चाहे आप हो, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कार्य किसी व्यक्ति को करना होता है तो उस कार्य की कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो पहले से तैयार कर लेता है और वो सोच लेता है कि इस कार्य को किस हिसाब से करना है, कब, कहाँ, कैसे करना है और उस कार्य को करने का सही और सर्वोत्तम तरीका क्या है, हम इसे पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। अब बात करते हैं नियोजन की परिभाषा की। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी विचारधाराएँ दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलन की। तो एलन के अनुसार नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। जिस तरह एक शिकारी पक्षी को पकड़ने के लिए चारा डालता है, जाल बिछाता है, उसी प्रकार एक व्यवसायी भी होता है जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन रूपी चारा डालता है और जाल बिछाता है। हम एक शिकारी और व्यवसायी की तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि वे दोनों ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। अब अगली परिभाषा हेयंस तथा मेशी के शब्दों में। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक विचारधारा एवं कल्पना की आवश्यकता होती है। नियोजन पूरी तरह से बौद्धिक प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत जितने भी उसमें कार्यक्रम होते हैं उन सभी की कल्पना वो पहले ही कर लेता है कि इसमें इस जो योजना हम बना रहे हैं इसमें कब, कहाँ, क्या करना है और उसमें होने वाले जितने भी उतार चढ़ाव हैं उन सभी के बारे में वो पहले ही सोच लेता है। अगर कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए वो नियोजन मतलब कर ही नहीं पाएगा और अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति नहीं कर पाएगा। न उद्देश्य रहेंगे और न ही नियोजन। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने शक्तियों के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में, उससे उस कार्य से जुड़े अवसरों के बारे में और खतरों के बारे में पहले ही मूल्यांकन कर लिया जाता है, जिसको सामूहिक रूप से हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, यानी स्वॉट विश्लेषण कहते हैं, जिसमें एस फॉर स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस होता है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट्स यानी कि खतरा। अब बात करते हैं नियोजन के लक्षण एवं विशेषताओं की। नियोजन की जो पहली विशेषता है वह है निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य पर आधारित होना। नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, अतः प्रत्येक नियोजक इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सदैव ध्यान में रखता है और उसी के अनुरूप अपनी योजनाएं बनाता है। इसी कारण नियोजन को उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। इसी के संबंध में बिली ईगोज ने कहा है, नियोजन निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निरंतर समन्वित प्रयासों को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई उद्देश्य या लक्ष्य ना हो तो वह उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करता, ना ही कोई योजना बनाता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसान की, तो किसान का उद्देश्य या लक्ष्य होता है अधिक से अधिक उपज बढ़ाना, और उपज बढ़ाने के लिए तब वो अगर उसका लक्ष्य उपज बढ़ाना है तो उसके लिए वो प्रयास करेगा, यानी कि खाद का छिड़काव करेगा, बीज अच्छे ले आएगा और समय पे पानी और कीटनाशक का प्रयोग करेगा। उसी प्रकार एक विद्यार्थी का उद्देश्य है, उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो उसके लिए प्रयास करेगा।
लेकिन इसके अपोजिट अगर किसी व्यक्ति के पास कोई एम ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, उद्देश्य ना हो, तो वह व्यक्ति उस कार्य के प्रति कोई उसके अंदर निष्ठा ही नहीं होगी, वही कार्य के लिए कोई उस कार्य के लिए कोई नियोजन ही नहीं करेगा, ना ही कोई प्रयास करेगा। अब प्रबंध का दूसरा जो लक्षण है वो है पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया। नियोजन पूर्व अनुमानों पर आधारित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का पहले से ही अनुमान कर लिया जाता है। और इसी संबंध में फेयोल ने कहा है, नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामान्य तथा विशिष्ट संश्लेषण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस कार्य में क्या आगे प्रगति होने वाली है, कौन सी बाधाएं या चुनौतियां आने वाली हैं, उससे संबंधित क्या क्या खर्चे होंगे, मतलब जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उससे संबंधित हम हर बातों का पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था किसान का, तो किसान अगर कोई फसल उगाने जा रहा है तो उससे संबंधित जितने भी उसकी जो परिस्थितियां आने वाली हैं, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, खाद पानी बीज से संबंधित हो, ठीक है, उन सभी के बारे में वो पहले ही से अंदाज़ा लगा लेता है कि इतने खेत में कितनी बीज पड़ेंगे, कितने खाद पड़ेंगे। ये छोटा सा उदाहरण है, लेकिन मतलब कि एक यही चीज़ें होती हैं व्यवसाय में भी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू करने जाता है तो उसमें वो सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में, उससे होने वाले जितने भी परिवर्तन है या जो कार्य है उन सभी के बारे में पहले से एक अंदाज़ा, एक रूपरेखा तैयार कर लेता है। अब तीसरा लक्षण है एकता। फेयोल के अनुसार एकता भी नियोजन का एक आवश्यक लक्षण है। एक समय में एक ही योजना क्रियान्वित की जा सकती है, क्योंकि दो विभिन्न योजनाओं के होने पर दुविधा, भ्रांति एवं अव्यवस्था उत्पन्न होती है। किंतु आवश्यकता पड़ने पर एक ही सामूहिक योजना को कई उपयोजनाओं में विभक्त किया जा सकता है, परंतु इसमें एकता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें एक विद्यार्थी की, तो कोई भी विद्यार्थी अगर अपना जो एम निर्धारित करता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, मान लीजिए वो डॉक्टर या इंजीनियर या सीए या कुछ ऐसा बनना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही विद्यार्थी डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, ठीक है, या फिर वो सीए भी बन जाएगा। तो ये चीज़ें जो एक साथ, मतलब कि कोई भी आप प्लान करते हैं तो उसके लिए एक एकता होनी चाहिए ना, कि आपने कोई एक प्लान, कोई मास्टर प्लान बनाया है, उससे संबंधित सारी क्रियाओं को हम समन्वित करेंगे उसमें। लेकिन अगर ढेर सारी क्रियाएं एक साथ अगर हम लोग लेके चलते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे, हमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या उसके लिए प्लानिंग करें, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से भ्रांति उत्पन्न करता है और एक अच्छी योजना जो होती है उसको हम चुनने से वंचित रह जाते हैं। अब अगला लक्षण है विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। नियोजन का चतुर्थ महत्वपूर्ण लक्षण विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन किया जाता है। प्रबंधक के सामने विभिन्न वैकल्पिक लक्ष्य, नीतियाँ, विधियाँ तथा कार्यक्रम होते हैं और उसमें से सर्वोत्तम का चुनाव करना होता है। देखिए, अगर किसी कार्य की हम योजना बनाते हैं तो उससे संबंधित जो भी साधारण या मतलब एक तरह से सही तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है, मितव्ययी तरीका होता है, उसी का हम चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि हमें किसी गंतव्य पे जाना है, किसी एक जगह जाना है, ठीक है। अब वहाँ जाने के लिए कई रास्ते होंगे, लेकिन हम उन रास्तों में से सबसे जो छोटा रास्ता होगा, सबसे आसान रास्ता होगा या भीड़ भाड़ ट्रैफिक कम होगी, हम उसी रास्ते का चुनाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रबंध के अंतर्गत भी जो नियोजन हम किसी कार्य के लिए करते हैं तो जो सबसे आसान और सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा जो तरीका होता है उसी को हम चुनते हैं। नंबर 5, नियोजन की सर्वव्यापकता। नियोजन का 5वां लक्षण इसकी सर्वव्यापकता का होना है। कोई व्यक्ति चाहे कंपनी का अध्यक्ष हो अथवा साधारण फोरमैन हो, संगठन के प्रत्येक स्तर पर उसे नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार संगठन का स्तर जितना अधिक ऊंचा होगा, नियोजन का क्षेत्र उतना ही अधिक विस्तृत एवं व्यापक होगा। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो प्रबंध के स्तर होते हैं, यानी प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। उच्च स्तर में आप जानते हैं कि संचालक मंडल या जनरल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, या कंपनी के अध्यक्ष होते हैं। उसके नीचे विभागीय जो मैनेजर्स होते हैं वे होते हैं, उसके सबसे नीचे बात करें तो कर्मचारी वगैरह, फोरमैन वगैरह आते हैं। तो इन सभी जो स्तर हैं, इन सभी पे क्या होता है कि नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ न कुछ कार्य हमेशा संपादित किए जाते हैं और उन कार्यों से संबंधित कुछ न कुछ योजना पहले से ही कर लेनी होती है, जिससे जो भी कार्य उस संस्था में निष्पादित किए जा रहे हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। नंबर 6, नियोजन एक निरंतर एवं लोचयुक्त प्रक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं कि भविष्य अज्ञात होता है और कल क्या होने वाला है यह निश्चित रूप से कोई नहीं जान सकता है। चूँकि नियोजन भी भविष्य के लिए ही किया जाता है, इसीलिए इसमें भी अनिश्चितता का रहना स्वाभाविक है। नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि इसमें निरंतरता एवं लोच रहनी चाहिए, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सके।
कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी योजनाएं बनाएं उसमें कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां, मतलब कुछ भी ऐसी परिस्थितियां आए तो उसमें वो योजना पूरी तरह से मतलब स्पॉइल ना हो जाए, पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए। इसके लिए उसमें उसी इस तरह से बनाते हैं कि ताकि समय आने पे कुछ परिवर्तन भी उसको किया जा सके। लेकिन एकदम कठोर अगर हम योजना बना लेते हैं तो समय आने पर अगर कोई परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति आ गई या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई तो शायद हम उसमें परिवर्तन ना कर सकें और पूरी की पूरी योजना जो है वो बर्बाद हो सकती है। नंबर 7, बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया। नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि योजना बनाने वालों को संभावित कार्य विधियों एवं विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है और यह कार्य दूरदर्शिता, विवेक एवं चिंतन पर निर्भर करता है। इसलिए नियोजन को बौद्धिक एवं मानसिक कार्य कहा जाता है जिसे हर कोई नहीं कर सकता है। इसी के संबंध में हेयंस एवं मैसी ने अपने शब्दों में कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन की कल्पना की आवश्यकता होती है। यानी कि हम कोई कार्य अगर करने चलते हैं तो ठीक है, उसके बारे में पहले से जब हम मंथन चिंतन करते हैं उसके बारे में, उसकी हर एक परिस्थितियों के बारे में, अच्छे बुरे समय के बारे में, ठीक है, जो भी परिवर्तन आगे होने वाले हैं उनके बारे में, उस कार्य को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करवाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से सोचते हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल्पनाएँ भी कर लेते हैं। अगर कल्पना ही ना कर पाएँ कि आगे क्या होगा, इस काम को कितना आगे तक ले जाना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन करने हो सकते हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें कितनी पूंजी लगेगी, कितने कर्मचारी या कितने बड़े पैमाने पर हमें व्यवसाय करना है, तो ये कल्पना ही तो है। और कल्पना जो है बौद्धिक या मानसिक होती है। इनके साथ साथ कुछ अन्य लक्षण को भी हम ऐसे ही जान लेते हैं। वे हैं पारस्परिक निर्भरता, सर्वोपरिता, व्यवहारिक होना, कार्यकुशलता का मापदंड, निर्णय नियोजन का एक अंग है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।